दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एसटी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना, उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है, ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना, इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अक्रिय गैस यानी कि जो इनर्ट गैस होती हैं उनके बाहतम कोश का विन्यास क्या होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो अक्रिय गैस होते हैं यानी कि जो इनर्ट गैस होती हैं उनके बाहतम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका विन्यास क्या होगा दोस्तों? NH2 NP6 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या होता है? तो एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या होगा दोस्तों? डिहाइड्रेशन का क्रम क्या होता है? सबसे पहले थर्ड मतलब तृतीयक अल्कोहल आएगा, इसके बाद द्वितीयक अल्कोहल, इसके बाद प्राथमिक अल्कोहल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? तो जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है दोस्तों? श्वेत होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, अपने को ये निकालना है। दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान की बात की गई है और यहाँ से अपने को क्या निकालना है? भार निकालना है। तो भार बराबर क्या होता है दोस्तों? भार बराबर डब्ल्यू बराबर mg होते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू तो यहाँ पे बताई गई है और भार यहाँ पे कितना है? 10 किलोग्राम है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 9.8 किया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 98 आ गया, ठीक है। अब आप सभी लोग बोलेंगे दोस्तों ये 98 किलोग्राम पे आएगा या फिर न्यूटन पे आएगा? दोस्तों जब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अपने को भार निकालना है ना, तो यहाँ पे न्यूटन के साथ गुणा हुआ है तो यहाँ पे न्यूटन ही आएगा, यानी कि 98 न्यूटन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि अपन यहाँ पे 98 किलोग्राम कर देंगे तो किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर आते उसका 98 किलोग्राम कैसे होगा? ठीक है, आप सभी लोग को सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आगे ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सरल लोलक की गति का एक उदाहरण है। तो सरल लोलक की गति का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? आवर्ती गति की उदाहरण होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब क्या होगा? यदि ए बी सी समांतर श्रेणी पे है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2b बराबर ए प्लस सी। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहला पद 125 है, सर्वनुपात यहाँ पे 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी पे चौथा पद क्या होगा? अपने को ये निकालना है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है? चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद यहाँ पे क्या होगा? AR4-1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? AR3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद यहाँ पे कितना है? 125 है। चौथा पद यहाँ सर्वनुपात यहाँ पे कितना है? सर्वनुपात यहाँ पे 2/5 है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2/5 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/25, 2/5, 2/5 और यहाँ पे 2/5 आ गया। तो ये तो एक सीधा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ तो आ गए ना दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? √x 1/√x, अपने को यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे dx तो लिखा ही है।
तो यहाँ पे जब आप इसका विस्तार कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 1/x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ आ गए ना, और यहाँ पे dx तो पहले से ही है। तो जब आप इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को जब आप 2 और यहाँ पे खाली लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल के रूप में यहाँ पे c जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आ गया log, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, log को यहाँ पे वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2x, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 7वें और 21वें पद 6 और यहाँ पे -y है, तो 26वां पद कितना होगा अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां पद कितना है दोस्तों, 7वां पद यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 7वें पद को अपन क्या लिख सकते हैं, a+6d बराबर यहाँ पे कितना है, 6 है। इतना आप सभी लोग को समझ आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 22वां पद कितना, 21वां पद कितना है दोस्तों, आपको ये बताना है। 21वें पद को अपन क्या लिखेंगे, a+21d ये लिखेंगे ना। और यहाँ पे 21वां पद 22वां पद कितना है दोस्तों, यहाँ पे -22 है, -22 है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, समझ तो आ रहा नहीं इतना, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 21वां पद है। जब यहाँ पे आप 21वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप सभी लोग ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े हैं ना, a+n-1a, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप 7वां पद निकालेंगे तो n की जगह यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 में से 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 21 है तो n की जगह यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो 21 में से 1 कम होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोग समझ आए ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था, तो आप सभी लोग समझ आ जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना दोस्तों, इसे आपको घटा देना है। दोनों को जब आप यहाँ पे घटा देंगे तो ए और ये तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -14d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे कितना होगा 28 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2। अब आपको क्या करना है, 7वें पद पे या फिर 21वें पद पे आपको डी की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं 7वें पद पे डी की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, 7वें पद में डी बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 7वें पद में जब डी बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, a+6 इंटू -2 बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 यहाँ पे पहला पद आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ तो आ गए ना। 18 यहाँ पे ए, यहाँ पे ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, 26वां पद निकालना है। तो 26वां पद क्या आ जाएगा दोस्तों, a+25d ये आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 18 है, और अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख दिया डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, डी की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -50। अब -50 से 50 को जब आप घटा देंगे तो -25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। तो क्वाट मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होते हैं। तो आधार यहाँ पे कितना है दोस्तों, 21 है, और यहाँ पे कर्ण मतलब, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग ये बताइए कि यहाँ पे कॉट सी की वैल्यू कितनी आएगी। तो कॉट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, कॉट मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना, टेन का उल्टा होता है। तो कॉट बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है, 21 है, और यहाँ पे लंब कितना है, यानी कि ए भी यहाँ पे कितना है। तो दोस्तों आप सभी लोग को इतना तो समझ आया ना। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट सी निकाल देते हैं। यहाँ पे कॉट सी कितना आ जाएगा दोस्तों, कॉट सी कितना आ जाएगा, कॉट सी आ जाएगा। कॉट मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी कि टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे बी सी अपान ए बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है, 21 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए बी की वैल्यू है 20, ठीक है। इसी तरह से कौशिक क्या हो जाएगा दोस्तों, कौशिक सी निकालना है अपने को। तो कौशिक मतलब क्या होता है दोस्तों, कौशिक मतलब होता है साइन का उल्टा।
ठीक है, साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब, यानी कि AC अपान AB। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 29/20। इतना आप सभी लोग को समझ आएगा ना। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दे की बात क्या आती है, 10A अपने को ये निकालना है। तो 10A क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे CC वाली वैल्यू थी तो अपने अच्छी तरह से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे 10A आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 21/20 यहाँ पे इसका वो रहेगा। यानी कि BC यहाँ पे इसका लंब काम करेगा और AB यहाँ पे इसका आधार का काम करेगा। ठीक है, इतने आप सभी लोग को समझ आ गए ना। तो बस आप सभी लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट से यहाँ पे कितना है दोस्तों, 21/20 है, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद कॉस से क्या है दोस्तों, 29/20 है, तो मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे 10 A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 21/20 है, तो मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बस दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 20 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 21 और 29 को जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। आप सब लोग कितना समझ तो आ रहा है ना, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 2 और 20 इसको आपस में काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 21/10 यहाँ पे इसका ये रहेगा। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 बारी पे जाएगा तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो 8/20 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 8/20 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 8/20 तो आ गए ना, 8/20 को अपन क्या लिख सकते हैं, कितनी बारी में भाग जाएगा दोस्तों, 4 का भाग लगाते तो ये 2 बारी हो जाएगा और ये 5 बारी का। 2/5 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। समझ तो आ गए ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मैं आप सभी लोग के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया तो इस गोले की गति कैसी होगी दोस्तों, प्रक्षेप गति का ये उदाहरण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि आपका जो मतलब टैंगे वगैरह रहते हैं, यहाँ से आप गोला को जब दागेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे गिर जाएगा, इस तरह से होता है, यानी कि प्रक्षेप गति का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का निर्माण है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बीच का अपने को कोण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा कि cos थीटा बराबर ए इंटू बी अपॉन ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ए और बी का इनका आपस में गुणा करा देना है। आपको ये तो पता होगा कि जब समान सदिश का आपस में गुणा होता है, जब समान सदिश का आपस में गुणा होता है तो ये हमेशा एक होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आई और आई का गुणा होगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका गुणा होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका इसके में गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मॉडुलस ए निकालते हैं। तो मॉडुलस ए कितना आ जाएगा दोस्तों, एक स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 आ गया। इसी तरह से बी भी इसी तरह से रहेगा दोस्तों, √3 यहाँ पे भी यही आएगा। ठीक है, तो बस आप इसमें मान रख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे cot थीटा आ गया, यहाँ पे कितना है माइनस, तो यहाँ पे -1 रहेगा। ए इंटू बी कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 आएगा, और यहाँ पे √3 ये आ गया। ठीक है, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -1/3, और यहाँ पे cos थीटा आ गया। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos इनवर्स 1/3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। फिर भी आपके मन पे जो डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप में बहने वाले द्रव्य की प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंचुरी मीटर बोलते हैं। ठीक है, वेंचुरी मीटर की मदद से दोस्तों जो पाइप होते हैं ना, पानी वाली पाइप होती है, जितनी भी बड़ी पाइप होती है, तेल वाली पाइप होती है, उसके अंदर जो भी द्रव्य होता है उसकी गति को अपन माप सकते हैं। सारी चीजों को अपन वहाँ पे अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं वेंचुरी मीटर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम के मापन के लिए जो इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम से अपन क्या माप सकते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रॉम से दोस्तों ये लंबाई मापन की इकाई है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसकी किसके मापन की इकाई दोस्तों, लंबाई मापने की इकाई है।
तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्या है, 49 में अपन 7 का भाग लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पे 48 है, इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे मैंने गुणा करा दिया 80 बटे और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप इसे कर दीजिए दोस्तों, 20 को 80, 20 पंचे 100, ठीक है, 5 एकम 5, 17 पंचे 85, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, ठीक। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, इनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन है, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है तो आप सभी लोग माफ कर दीजिएगा। तो 48 और 7 यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 55 हो गया और यहाँ पे कितना है, 68 है। तो 8 5 13 ले एक बचे, 6 6 12, 123 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। समझ तो आ गया ना, जो भी डाउट हो फिर से पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों अब यहाँ पे इसका अपने को मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। तो जब आप इसका प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा, बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे कितना है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये क्यूब और ये क्यूब तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3ab ए प्लस बी और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2b क्यूब, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे बोलने बोलने में मेरे को थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो आप सब लोगों से इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना उस पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 51 है। तो 4 पेपर का कुल अंक कितने होंगे, 4 पेपर के कुल अंक में यहाँ पे लिख देते हैं। 4 पेपर के कुल अंक कितने होंगे दोस्तों, 51 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 204। कितना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। 5वें पेपर में अंक कितने प्राप्त होते हैं, 5 में, अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 5वें पेपर में अंक, 5वें पेपर में अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5वें पेपर में अंक कितना है, 56 है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इनको अपन में जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 260 आ जाएगा। तो 260 यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 का यहाँ पे आपको भाग लगा देना है। जब आप इन पे भाग लगाएंगे ना तो 55 25 और 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 52 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। यानी कि सभी पांचों विषय का औसत कितना है दोस्तों, 52 है। आप सब लोग को ये तो समझ आ गया ना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को ऐसा ही निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी बराबर 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर 100, ठीक है। इतना आप सभी लोग समझ आ गया ना। अब यहाँ पे 2 लाख बोले हैं, तो 2 लाख को अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 लाख में कितने जीरो होंगे, चाहिए 5 जीरो होंगे, ठीक है। ये 2 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे रेट कितना है, 8% है। इसके बाद यहाँ पे टाइम कितना है, 3 है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 48,000, ठीक है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इजी ही है, यहाँ पे 24 आ गए, 24 पे आप जब 2 का गुणा करा देंगे तो 48,000 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ तो आ गए ना, सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 21 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर है जो कि क्या करते हैं, उसके पास 2 तरह की दाल है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के उसके पास पल्सेस हैं, जो कि 10 किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम है और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। दोनों को मिक्स इस तरह करते हैं कि उनका मतलब जो प्राइस रहे 15 किलोग्राम प्रति हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से उसे मिक्स करना चाहिए, किस अनुपात में मिक्स करना चाहिए, अपने को ये निकालना है, ठीक है। उसके बीच अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 लिख दिए और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। तो इस तरह से मिक्स करना चाहिए कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो आप इसे इससे घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। इनके बीच अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अनुपात यहाँ एक, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है सिंपल, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है, कि एक सिक्के पर हेड आएगा और दूसरे सिक्के पे टेल आएगा, ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे ये करते हैं, पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल और दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, इस तरह से आएगा ना। तो यहाँ पे टोटल कितने, मतलब कितने बारी में आ रहा है दोस्तों, 2 बारी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पास से कितने हैं, 2 है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन पे अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 जोड़ा, 2 के बाद यहाँ पे मैंने 4 जोड़ा, 4 के बाद मैंने यहाँ पे 6 जोड़ा, 6 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या जोड़ूंगा, 8 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में जब आप यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 10 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 30 आ गया। 30 के बाद यहाँ पे 12 जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे वेक्टर गुणा अपने को करना है, ए क्रॉस बी अपने को फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे आपको बता रहा हूँ, सीधे आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक सारणी के रूप में आपसे सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई जे और यहाँ पे के मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, 3 5 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आई वाला लिख रहा है ना, तो आई वाले को आप इसे छुपा लीजिए और इसे छुपा लीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका और इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। जे के लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन तो छुप जाएगी और इसके बाद ये वाली लाइन छुप जाएगी। तो 3 और 3 का आपस में यहाँ गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसके बाद इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे -4 आएगा और बीच में माइनस भी लगा रहेगा तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आए ना। ठीक है, आप सभी लोगों ने किया होगा बचपन पे, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। अब के क्या करना है, तो के को यहाँ पे मैंने छिपा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और 5 का गुणा होगा तो 10 आ जाएगा। 1 और 3 का आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और बीच में माइनस लगा रहेगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आएगा ना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -17 आई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 जे और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 के। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, अपने को क्या करना है दोस्तों, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, तो मॉडुलस पे क्या होगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 का स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस का स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे माइनस था माइनस का यहाँ पे माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ देंगे ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, 507 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जब आप यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इनका आपस में जब जोड़ के लगा देंगे तो यहाँ पे 507 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी डाउट आते हैं मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो वो तीनों मिलके एक साथ पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने मेल का लिख दिया, इसके बाद फीमेल का लिख दिया और यहाँ पे चिल्ड्रन का लिख दिया, यानी कि लड़की का लिख दिया, बस वही हुआ। तो यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं, 10, 15 और यहाँ पे 30 दिन में। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, महिला कितने दिन एक काम करेंगे, 2 दिन में, और इसके बाद यहाँ पे 1 दिन में करेगा। ठीक है, अपने को टोटल निकालना है तो 30 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6, तो इन 6 का आप भाग लगा देंगे तो 5 दिन पे वो दोनों एक काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलके 5 दिन पे उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। तो चुंबकीय प्रवाह किसकी इकाई है दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह की मतलब इकाई क्या हो गई, वेबर हो गई। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को अपन शक्ति बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों की पहचान और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो भूकंपों की पहचान और उनको रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों सेस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पिछली बार ही पूछा गया था। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल अभिक्रिया किसान पीला या फिर भूरा उछेप देता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा अमोनिया, NH3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। NH3 नेशनल अभिक्रिया किसान भूरा या फिर पीला उछेप देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शराब को अपन हवा में खोल रखते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों, जब शराब को अपन हवा में या खुला रखते हैं तो वह खट्टी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों क्या होते हैं, C2H5 का C3OOH में ऑक्सीकरण हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा, यानी कि एथिल अल्कोहल का मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलीकरण का उत्पाद है? तो इसका करेक्ट आंसर है तो संगणन बहुलीकरण यहाँ पे बोला है, तो नाइलॉन 6 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अपने को सही कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूटन बल का मात्रक है, ये तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार को इस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, भार बराबर क्या होता है, W इंटू एम जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका इजी क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? CaSO4 इंटू 1/2H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस किससे बनता है? तो एस्बेस्टोस किससे बनता है दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षार बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को अपन प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, तो इसका उनका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लिटमस के नीले रंग को बदल देते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। समझ तो आ गया ना दोस्तों? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? हाइड्रेट एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होगा? हाइड्रेटेड एल्यूमिना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो इसका अणु भार कितना होगा? तो अणु भार जो होता है ना, वाष्प घनत्व को दुगना होते हैं, तो यहाँ पे वाष्प घनत्व कितना है? वाष्प घनत्व को यहाँ पे दुगना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वाष्प घनत्व कितना है? 14 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो 28 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 को ही अपन लूनर कास्टिक बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन होते हैं। सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे क्या बोला है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का यूज अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गैमेक्सिन बनता कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन मैंने यहाँ पे बना दिया, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आप सब लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दिया। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से होती है। ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सनलाइट, तो यहाँ पे गैमेक्सिन बन जाते हैं। गैमेक्सिन कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान देना है। Cl आ गया, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे भी Cl, इसे बोलते हैं गैमेक्सिन। गैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या हो गया? तो C6H6Cl6, ये हो गया गैमेक्सिन का फॉर्मूला। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी इकाई में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होगा? अपने को ये बताना है। बीसीसी इकाई पे खाली जगह कितने होते हैं दोस्तों? 32% होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको मैं आपको ये बता दूं,
तारापुर पे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एनपीसीआईएल तारापुर पे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी अपने को ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को द्रव्यमान संख्या निकालना है, यानी कि एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसा होगा दोस्तों, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पे 37 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने इस मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से डिस्कस करा दिया है। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट रहते हैं ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप सभी लोग का ही चैनल है और आपको ही सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए।